नमस्कार के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। आज हम आपको ऐसे नेता से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष के पद को दो बार सुशोभित किया। आइए इनसे जानते हैं कि इनका कार्यकाल कैसा रहा और भाजपा में क्या कुछ सब ठीक ठाक है। इन सारी बातों पर इनसे आज चर्चा करते हैं। आइए मिलते हैं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह जी से। संजय जी, सबसे पहले तो केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने दो बार भाजपा के जिला अध्यक्ष पद पर रहे हैं, कैसा रहा आपका कार्यकाल? हम अपने कालखंड से पूर्ण संतुष्ट। हम पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष 2009 में बने थे और 2009 से 12 और वह 3 वर्ष का जो कालखंड रहा बड़ा ही ऐतिहासिक और उपलब्धियों से भरपूर वह कालखंड। उसी 2009 से 12 वाले सत्र में 2010 का विधानसभा चुनाव भी हुआ था और 2010 के विधानसभा चुनाव में उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का गठबंधन था और गठबंधन को मिला के हम 10 के विधानसभा चुनाव में जिले के 7 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में हम चुनावी सफलता हासिल करने में सफल हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी उस बार 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। खास करके बछवाड़ा सीट से नुकसान, बछवाड़ा सीट नहीं जीत पाने का आज भी हमको कहीं न कहीं वो अफसोस सालता है। उस वक्त यदि जो हमारे पार्टी के बागी प्रत्याशी थे, पार्टी के बागी प्रत्याशी और पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी, यदि दोनों का मत मिला देते हैं तो हम उस बार भी चुनाव जीत चुके थे। और हम संजीत जी एक बात आज इस केवी स्टूडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि 2010 का विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में हमें भी अवसर अपने नेताओं के द्वारा कि आप तेघड़ा से चुनाव लड़िए, ऐसा आग्रह था। बावजूद हम जब जिलाध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे और उस समय जिलाध्यक्ष का चुनाव जो हुआ था वह वोट के माध्यम से हुआ था। अच्छा। कुल 24 सांगठनिक मंडल और 24 मंडल अध्यक्ष और 24 मंडल डेलीगेट हुआ करते थे, कुल 48 वोटर। और उस चुनाव में 50% मत हमको आया था। कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त उत्साह और हमको इस बात का भी सौभाग्य कि भारतीय जनता पार्टी का बेगूसराय जिला में शायद हम सबसे कम उम्र के जिला अध्यक्ष बनने का हमको सौभाग्य मिला था। स्वाभाविक रूप से खास करके युवाओं में एक उत्साह था। जब हम वो सर्किट हाउस में यह चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा था, उस समय के चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में जो आज के भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री हैं माननीय नित्यानंद राय जी चुनाव के प्रभारी थे। जब मेरे नामों की घोषणा किए तो जोरदार ताली, भारी मजमा भीड़। हम जब बाहर फिर निकल रहे थे, प्रेस के लोग घेरे हुए थे, प्रेस के लोगों के द्वारा भी आपकी ये प्राथमिकता, और उसी में आप जिस अखबार से आज जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान, उसी हिंदुस्तान से जुड़े पत्रकार एस.एन. सुमन जी हुआ करते थे। एस.एन. सुमन जी के द्वारा एक सवाल उस भीड़ भरी सर्किट हाउस में उनके द्वारा किया गया कि क्या आप भी अपने पूर्ववर्ती अध्यक्ष के तरह जो सामने विधानसभा का चुनाव है, आप चुनाव लड़ना पसंद करेंगे, विधायक बनना पसंद करेंगे? लेकिन तत्क्षण हमने उनको जवाब दिया कि हम इस 3 वर्षों के लिए किसी भी ढंग का कोई भी चुनाव हम स्वयं नहीं लड़ेंगे। हाँ, पार्टी जहाँ कमज़ोर है, जहाँ अब तक पार्टी विस्तार नहीं कर पाया है, हम वहाँ तक पार्टी को ले जाने का, गांव घर तक जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इस बीच जो
पंचायत चुनाव होने वाला था, नगर निकाय का चुनाव। जो इस बीच पंचायत का चुनाव होगा चाहे नगर निकाय का चुनाव होगा, हम उसमें पूरे मुस्तैदी के साथ हम उपलब्धि हासिल करने का प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मुखिया भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते, ज़्यादा से ज़्यादा जिला पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बने, ज़्यादा से ज़्यादा निगम के पार्षद, नगर निकाय के पार्षद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग बने, और उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। और जो सामने 2010 का चुनाव है, हम 7 का 7 चुनाव जीते, ये हमारी प्राथमिकता होगी। और हम किसी ढंग का इस 3 वर्ष में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्यों आपने ऐसा क्यों फैसला किया कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, ये कहीं न कहीं कार्यकर्ता मन, कार्यकर्ता मन लगा कि अभी पार्टी का हम जिलाध्यक्ष बने, अब जिलाध्यक्ष बनने के साथ अब तुरंत एमएलए का चुनाव लड़े, ये कोई पहले संगठन की जिम्मेवारी मिली है, तो संगठन अब उसी समय यदि हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमको चुनाव लड़ना है, तो फिर हम संगठन जो, चूंकि हम 7 विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष बनाए गए थे, हम एक किसी खास विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाए नहीं गए थे, तो कहीं न कहीं सोच वही था कि यदि हमारा दिमाग विधानसभा चुनाव लड़ने की ओर जाएगा, तो जो मेरा कल्पना है, जो मेरा संकल्प है कि हम जिले के 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अथवा इसके सहयोगी दल को चुनाव जिताने में हम कामयाब हों, कहीं न कहीं उस पर असर करेगा। कहीं न कहीं यही भाव चुनाव लड़ने से हम अपने को रोक लिए। तो फिर दूसरा जो आपका कार्यकाल रहा, वो तो लगता है उतना बेहतर नहीं रह पाया। ऐसा क्यों? दूसरा कालखंड हम उससे भी ज़्यादा उपलब्धिपूर्ण हम मानते हैं। जब आप ध्यान करेंगे कि पूरे हिंदुस्तान का नज़र बेगूसराय संसदीय लोकसभा चुनाव पर था, 2019 का चुनाव, मीडिया में लगातार यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा था कि बेगूसराय सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। मीडिया का एक पसंदीदा उम्मीदवार, और देखे होंगे मीडिया जगत के जो हिंदुस्तान के जो नामी चेहरा, वो सारे लोग बेगूसराय कैंप किए हुए थे। देश के चुनिंदा जो तथाकथित हम कह सकते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग जो अवार्ड वापसी गिरोह के लोग जो थे, वो चुनिंदा लोग, फिल्मी दुनिया के लोग, जम्मू कश्मीर से आकर और बेगूसराय में पड़ाव डाले हुए थे, जो हर हालत में हमको यहाँ पर राष्ट्रवादी ताकत, राष्ट्रवादी झंडे को यहाँ पर से उखाड़ फेंकना है। और बेगूसराय का यह सौभाग्य कि देश के जाने माने राष्ट्रवादी चेहरा, हिंदुत्व के झंडावदार श्रीमान गिरिराज जी पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए। कार्यकर्ताओं में उत्साह निश्चित तौर पर था, और जो उम्मीदवार हमारे विकल्प में दिया गया था, खास करके कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, और जो मीडिया में खबरें जिस रूप से चलाई जा रही थी, तो पूरे देश भर के राष्ट्रवादी ताकतों में, राष्ट्रवादी हिंदुत्व विचारधारा को मानने वाले लोगों में कहीं न कहीं एक चिंता था कि कहीं वहाँ पर यदि बेगूसराय में हम मेरी मिस किए तो बड़ा इसका खराब असर जाएगा। लेकिन बेगूसराय के रहने वाले, चाहे वो देश के किसी भी कोने में थे, उन लोगों के भी दिमाग में था कि ये किसी कीमत पर होने नहीं देना है। बेगूसराय राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि है, डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की कर्मभूमि, और यहाँ पर एक ऐसे लोगों का चयन हो जाए जिसका परिचय क्या है, पहचान क्या है, कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोपी है हुआ। तो ये कहीं न कहीं, और अंतोगत्वा बेगूसराय की महाजनता और सांगठनिक। तो आपको क्या लगता है कि इसमें आपकी भी भूमिका अहम रही क्या? निश्चित तौर पर संगठन की, हम पार्टी के जिला के अध्यक्ष थे, पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते निश्चित तौर पर यदि हम मिस करते, हम चुनाव हार जाते, तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि फलां के नेतृत्व में चुनाव, कहीं न कहीं उसका नेतृत्व ठीक नहीं रहा। चुनाव जीते तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मन के अंदर तो उत्साह है। लेकिन एक ये सांसद के चुनाव की बात अगर छोड़ दी जाए, तो पिछले कार्यकाल से इस बार के कार्यकाल देखें तो जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं, विपक्षी भी बोलते हैं, कुछ आपके परिवार के भी लोग बोलते हैं कि संगठन पर इस बार उतना पकड़ नहीं रहा, कुछ गुटबाजी भी बढ़ी। और ऐसा कहीं से मानना नहीं है। हम समझते हैं कि अभी श्रीवास्तव जी, आपने
चूंकि 9 से 12 का जो कालखंड रहा, अभी एक उपलब्धि ही आप मात्र हमसे ले पाए, और शेष उपलब्धि की चर्चा हम करते आपने दूसरा विषय की ओर हमें लेकर चल दिए। हम पहले 9 से 12 वाले सत्र में आना चाहेंगे। हम उस बार रिफाइनरी मान्यता प्राप्त यूनियन, मजदूर यूनियन का चुनाव चल रहा था। जब से रिफाइनरी का स्थापना हुआ, उस दिन से लेके 2011 तक एक पार्टी विशेष, खास करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित मजदूर यूनियन का वहां पर कब्जा रहा, और वह मजदूर यूनियन बड़ा ही शक्तिशाली यूनियन के रूप में जाना जाता था। उस समय तक कहा जाता था कि रिफाइनरी के मान्यता प्राप्त इस यूनियन से आर्थिक मदद कम्युनिस्ट पार्टी जिला इकाई को चलाने में तो होता ही है, राज्य के कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय को भी इस रिफाइनरी मान्यता प्राप्त यूनियन के माध्यम से भारी मात्रा में आर्थिक सहयोग मिलता है। हम कह सकते हैं कि उस बीच तक कम्युनिस्ट पार्टी का वह नाभि कमल माना जाता था। जो 11/11/11 का वह ऐतिहासिक दिन, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध श्रमिक विकास परिषद को मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिलाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे एमएलए और एमपी के चुनाव में लगते हैं, उसी तन्मयता के साथ हर एक वोटर से मिलना लगातार, और एक कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, खास करके रिफाइनरी टाउनशिप के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा दहशत का वातावरण होता था। कोई कर्मचारी, कोई कर्मी खुलना नहीं चाहते थे, तो उनके भय को दूर करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात रात भर पहरेदारी देने का भी काम किए। उनके मन के अंदर जो भय व्याप्त था, उस भय को दूर करने का काम किए, और हमने एक ऐतिहासिक जीत वहाँ पर मजदूर यूनियन के ऑफिस पर केसरिया झंडा लहराने में हम कामयाब। उसमें ऐसा लग भी रहा था कि रिफाइनरी शायद, उसमें ऐसा माहौल बना हुआ था कि लग रहा था कि रिफाइनरी अब यहाँ नहीं रहेगी, अब बेगूसराय चल जाएगी, इसको सिर्फ एक डंपिंग स्टेशन जैसा कह सकते हैं कि बनाया जाता है। लेकिन आज क्या रिजल्ट है? आज तो लगातार रिफाइनरी के परिशोधन क्षमता में विस्तार, और आपके ध्यानार्थ कि यह विस्तार अनवरत कब हुआ? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन आया, उसमें विस्तारीकरण का योजना पास हुआ, उस पर काम हुआ। आज पुनः नरेंद्र मोदी जी का सरकार, आज फिर विस्तारीकरण का। जिस पेट्रोकेमिकल का नारा लगा के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बारंबार यहाँ पर चुनावी सफलता अर्जित करने का काम किया, लेकिन वास्तव में कभी गंभीरता से उस समस्या की ओर उनके द्वारा कभी पहल प्रयास किया ही नहीं। तो वो तो अभी भी नहीं बना। नहीं, ऐसा अब तो 12 MT परिशोधन क्षमता उस दिशा में बढ़ा है। अभी हुआ तो नहीं ना सर, अभी तो नहीं, उस दिशा में उस दिशा में 9 mm हुआ। ये पेट्रोकेमिकल के बढ़ते कदम मैंने उसी दिशा में बढ़ रहा है। हम अब लगभग उसके करीब आ गए हैं, और जो इसके बाद के रिफाइनरी है वो सब आगे निकल गए क्षमता में। ठीक है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको हर हमेशा बढ़ाने का ही काम किया, इसको ऊंचाई देने का ही काम किया। अच्छा सर, ये अब जानना चाहेंगे कि आपका ये जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कैसे हुआ, कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी हम आरंभ में जब हम देखते हैं तो 1989 में भारत में उस समय बोफोर्स का आंदोलन बढ़ा, और उस समय नौजवानों का सर्वाधिक पसंद उस वक्त बीपी सिंह का जो अभियान चला था बोफोर्स के खिलाफ, कहीं कहीं हम भी उस दिशा में आकर्षित हुए थे। और राजा नहीं फकीर है, देश का तकदीर है, वो नारा कहीं न कहीं युवाओं को प्रभावित कर रहा था, और हम भी उस नारे के साथ हुए थे। जनता दल बना, जनता दल का शासन भी हुआ। हमको ध्यान है उस चुनाव में जब जनता दल उम्मीदवार के रूप में ललित विजय बाबू बेगूसराय संसदीय सीट से उम्मीदवार थे, और उस समय मतदान के बाद एक चलन होता था कि मतदान पेटी, चूंकि सभी बक्सा मुंगेर में जमा होता था, वहीं पर मतगणना होती थी बेगूसराय संसदीय क्षेत्र का।
तो ट्रक पर जो यहाँ से मतदान पेटी जा रहा था, तो उसके पीछे पीछे मोटरसाइकिल से 2-3 नौजवानों को जिम्मेवारी दी गई थी 89 में माननीय रामजीवन बाबू के द्वारा। उसमें मैं भी था, हमारे नेतृत्व में, कि उसको पेट्रोलिंग करते हुए मत पेटी को वहाँ मुंगेर पहुँचाने का। और 89 का उसके बाद फिर बाद के दिनों में जब मंडल कमीशन के मामलों को लेकर पूरा देश में धू धू कर जलने लगा, कहीं न कहीं मंडल कमीशन लागू करने के तौर तरीका और समय में कहीं न कहीं कुछ कमी रही, जिस कारण से ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ था। हमारे उस समय के यहाँ के सांसद ललित विजय बाबू ने 17 पेज का एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, जो मंडल कमीशन की जो विसंगति था उसके उस ओर ध्यान उनका आकृष्ट कराया था। और ललित विजय बाबू से भी हम लोगों का बड़ा अच्छा, ललित विजय उस प्रभावित, ललित विजय बड़ा साफ सुथरा व्यक्तित्व के भी लोग। बाद के दिनों में जब जनता दल का विभाजन हुआ, चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में देश में जनता दल समाजवादी की सरकार बनी और ललित विजय बाबू केंद्र में रक्षा राज्य मंत्री के रूप में, तो हम लोगों ने ललित विजय बाबू के साथ उस चुनाव में अपनी भूमिका का निर्वाह करा ही। उस समय भी 91 का जब चुनाव चल रहा था, तो हम अपने गांव में कार्यालय खोल के, बड़ा व्यवस्थित कार्यालय जिसको कहा जाए, बड़ा उमंग उत्साह के साथ, और उस वक्त एक मोटरसाइकिल जुलूस जो निकाले थे, 6 विधानसभा, 4 विधानसभा पड़ता था बेगूसराय के उधर, मैंने उस पार, लखीसराय, शेखपुरा, सिकंदरा और बड़बीघा। एक दिन में सुबह स्टार्ट किए और रात में शाम तक प्रचंड धूप और मोटरसाइकिल वो जुलूस। बावजूद उस चुनाव में जो चुनाव परिणाम आना चाहिए, चूंकि जातिगत आधार पर साफ विभक्त हो चुका था। ललित विजय बाबू भी मतदान के रोज हमारे बूथ पर भी आए थे। उसमें चूंकि साफ 2 भाग में विभक्त हो गया था। कृष्णा शाही चुनाव लड़ रही थी और राम बदन राय जनता दल के उम्मीदवार थे। और ललित विजय बाबू जब हमारे बूथ पर आए, हम कांग्रेस के लोग चाह रहे थे कि बूथ को कब्जा करके उन्हें, लेकिन हमने उसका विरोध किया। लेकिन ललित विजय बाबू आके फिर हमको समय की नजाकत को देखते हुए, तो भाजपा की तरफ कैसे रुझान हुआ? भाजपा हम 1995 में, चूंकि हम अभी चर्चा कर रहे थे जनता दल समाजवादी के बाद, फिर जब चंद्रशेखर जी राम मंदिर का आंदोलन प्रारंभ हुआ, आडवाणी जी का राम रथ यात्रा निकला, राम रथ यात्रा निकलने के बाद जो देश का एक वातावरण, उनका गिरफ्तारी, ये सब जब स्वरूप बना, उसके बाद समाज साफ, खास करके बिहार में लालू प्रसाद यादव उस समय सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक, भाजपा को सांप्रदायिक पार्टी के रूप में, और यहाँ पर सांप्रदायिकता विरोधी रैली पटना के गांधी मैदान में उस समय किया गया था। उस समय चंद्रशेखर जी सजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और चंद्रशेखर जी के पार्टी में उस वक्त बिहार से रघुनाथ झा पार्टी के अध्यक्ष होते थे, आनंद मोहन जी युवा अध्यक्ष होते थे, ललित विजय बाबू, प्रभुनाथ सिंह, राजीव प्रताप रूडी, कृष्णचंद्र बाबू, अखलाक अहमद, ये सारे लोग हुआ करते थे। तो ये आनंद मोहन जी, कृष्णचंद्र सिंह, प्रभुनाथ सिंह, ललित विजय, इन लोगों ने मनाही किया कि ये लालू के जाल में मत फंसिए। लेकिन बावजूद चंद्रशेखर जी जब उस सभा में गए तो सजपा टूट गया। एक नया पार्टी आनंद मोहन जी के नेतृत्व में उस समय बना, बिहार पीपुल्स पार्टी, और उस स्थापना में हम भी वहाँ पर राज टावर पटना में बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना हुई थी। आनंद मोहन जी से मेरा बहुत ही, चूंकि हम युवा अध्यक्ष थे उस समय, युवा सजपा के, आनंद मोहन जी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उस समय जाति चाहे जो हो, युवाओं में आनंद मोहन जी का बड़ा क्रेज था। और कहीं न कहीं हम भी, चूंकि नया उम्र था, हम प्रभावित थे आनंद मोहन जी के साथ। फिर विधानसभा का चुनाव 1995 में हुई, बीपीपा ने अपनी प्रासंगिकता खो दी। स्वाभाविक रूप से जो राजनीति में करने वाले लोग
कहीं न कहीं लगा जब बिहार पीपुल्स पार्टी जहाँ पर हम हैं उसने अपनी प्रासंगिकता खो दी, कहीं न कहीं अस्थायी राजनीति के लिए कोई उचित प्लेटफॉर्म, उचित पार्टी का, और उसी में अपने जो उस समय के सहयोगी हमारे कुछ अभिभावक, उन लोगों के सलाह से हम 7 दिसंबर 1995 को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अच्छा सर, दो बार आप भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे हैं और आपकी सरकार 2 बार बनी, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी और एक बार अभी नरेंद्र मोदी जी की है सरकार। तो इन दोनों में बेगूसराय को क्या मिला सर? बेगूसराय को क्या लगता है, बेगूसराय का विकास हुआ? बेगूसराय का विकास, ये तो अब आप जैसे लोग यदि सवाल कर रहे हैं, आज देखिए रिफाइनरी परिशोधन क्षमता में विस्तार, आज फर्टिलाइजर जो कभी शिलान्यास होकर रह जाया करता था, आज फर्टिलाइजर फिर से पुनर्जीवित होने की अवस्था है, तेज गति के साथ काम किया जा रहा है। 4 लेन सड़क का काम तीव्र गति के साथ चल रहा है। सिमरिया पर 6 लेन पुल और रेल पुल का अलग, सड़क पुल अलग। तो काम करने का मतलब बेगूसराय में इतना हुआ है, शायद 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा सिर्फ इस सरकार में बिहार बेगूसराय को केंद्र सरकार के योजना के तहत लाभ मिला है। लेकिन इसके अलावा अगर और देखा जाए, जैसे अभी आप मुंगेर का ही पुल का देखिए तो अभी तक शुरू नहीं हो सका। मुंगेर रेलवे स्टेशन की बहुत अच्छा आपने ध्यान दिलाया। अटल जी के शासन काल में हुआ मुंगेर रेल सड़क पुल का शिलान्यास, दीघा और वो कोसी वाला महासेतु, तीनों एक साथ प्रारंभ हुआ। वो दोनों तो पहले चालू हो गया। वो भी कब हुआ? दीघा जब फिर नरेंद्र मोदी की शासन आया। आज वही स्थिति, 10 वर्ष तक यूपीए गठबंधन की सरकार रही, लेकिन पैसा को डाइवर्ट कर दिया गया। जिस गंभीरता के साथ उस योजना को गति देना था, कहीं न कहीं नियत में खोट पूर्ववर्ती यूपीए गठबंधन सरकार का था, जिस कारण से उस काम को गति नहीं दिया गया। लेकिन आप ध्यान करेंगे, जब नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने प्राथमिकता देकर, अतिरिक्त फंड देकर और काम की गति को बढ़ाया और रेल का परिचालन प्रारंभ हो गया। स्वयं मनोज सिन्हा जी तत्कालीन रेल राज्य मंत्री बेगूसराय आए थे और उसका उद्घाटन भी किए थे। ठीक है कि सड़क अप्रोच पथ नहीं, सड़क वाला अप्रोच वाला, कहीं न कहीं चूंकि वहाँ के स्थानीय विधायक श्री नारायण यादव जी का बड़ा ही नकारात्मक रोल रहा, जिस कारण से भूमि का अधिग्रहण करने में कहीं न कहीं परेशानी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं उस काम को भी बड़ा जल्द, चूँकि हमारे आदरणीय सांसद जी भी उस दिशा में लगे हुए हैं और जिला प्रशासन लगभग अब उस समस्या के समाधान के दिशा में आगे बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द सड़क मार्ग से वह पुल भी सर, अब आगामी विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है भाजपा की क्या स्थिति है, एनडीए की क्या स्थिति आपको लग रही है? भारतीय जनता पार्टी अच्छा से चुनाव जीतने में कामयाब होगा, कहीं कोई इफवट नहीं है। और हम ध्यान दिलाएंगे कि 2005 का विधानसभा चुनाव, जब भाजपा जदयू के साथ गठबंधन था, अच्छा चुनाव परिणाम दिया। फिर 2010 में बढ़िया चुनाव परिणाम। 2015 में हमारा गठबंधन टूट गया और कहीं न कहीं महागठबंधन जो जिसमें नीतीश जी भी शामिल थे, नीतीश जी, कांग्रेस, जदयू, राजद, वो हम पर भारी पड़ा और वो चुनाव जीतने में कहीं न कहीं कामयाब हुए। लेकिन आज फिर ऐसा कोई कारण नहीं कि हम चुनाव नहीं जीते हैं, क्योंकि नीतीश जी भी आज हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी का बड़ा ही विश्वसनीय गठबंधन रहा है और साथ में जब रामविलास पासवान जी भी हैं तो परिणाम 2010 से भी बेहतर होने की संभावना। आपको क्या लगता है ये गठबंधन रहेगा? निश्चित तौर पर हमें तो नहीं लगता है कि कहीं कोई, बाजार में चर्चा है, एक पूरे बिहार में भी चर्चा हो रही, कभी भी ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब चर्चा पर कितना चर्चा किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यह गठबंधन अटूट है और आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट कह दिया कि नीतीश जी के अगुवाई में बिहार में हम एनडीए के लोग चुनाव लड़ेंगे। इसमें अब इफ वट नहीं रह गया है। हालांकि आपका कार्यकाल सर अभी नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न है कि
अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आपको प्रत्याशी भी नहीं समझ में आ रहा, अभी से मारामारी हो रही है, खासकर बेगूसराय विधानसभा की बात करें तो अभी एक प्रत्याशी भी नहीं नजर आ रहा है कि कौन प्रत्याशी बनेंगे। नहीं, कौन प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है, सक्षम कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि इसके पास अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं का और जीतने वाले कैंडिडेट की एक लंबा फौज, माने लंबा है, श्रृंखला है। और रह गया जब चुनाव आएगा तो पार्टी उचित समय पर उचित निर्णय लेगी और निश्चित तौर पर जो भी निर्णय लेगी हमको लगता है बेगूसराय के हित में निर्णय लेगी, एनडीए के और भारतीय जनता पार्टी के हित। लेकिन कोरोना महामारी की बात की जाए तो सर लग रहा है कि जैसे कि बिहार में आपकी जो एनडीए की सरकार है वो इसको पूरी तरह सफल नहीं हो पाई कोरोना महामारी को। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना वैश्विक महामारी स्वाभाविक रूप से ऐसा कभी न कल्पना था कि ऐसा भी दिन आएगा, शायद कभी किसी ने सोचा नहीं होगा जी। स्वाभाविक रूप से जब बड़े बड़े विकसित देश तंग तबाह हो गए, भारत तो विशाल भूभाग, विशाल जनसंख्या वाला देश, और उसके बावजूद भी आज मृत्यु दर कहीं न कहीं कम है अन्य देशों की अपेक्षा। और कोरोना जैसे अन्य देशों में जिस रूप से तंग तबाह महामारी, कहीं न कहीं भारत में नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, और कहीं न कहीं उसको उस स्वरूप में जाने से उन्होंने रोका। और निश्चित तौर पर कोरोना संकट आने के कारण आज स्कूल, कॉलेज, सड़क, रेल ठप है। रेल महीनों के महीना ठप रहेगा, कभी शायद किसी ने कल्पना नहीं किया था कि ये तो एक वैश्विक महामारी और इसके चपेट में भारत भी है। स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं कुछ जो होना चाहिए, ये विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है अभी भी बहुत। बावजूद नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रेरणादायी नेतृत्व, जब कोरोना संकट आया तो उनके द्वारा आज देखिए N95 मास्क अपने यहाँ कुछ नहीं बनता था, पीपी किट कुछ नहीं बनता था, लेकिन आज मास्क लगभग 5 लाख का डेली उत्पादन, पीपी किट 3 लाख डेली उत्पादन, बड़ा तेज गति के साथ आज काम बढ़ा है। जांच की गति को भी बढ़ाया गया है। और कोरोना, बार बार प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन इसके बचाव के लिए जो है कि 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग, बारंबार जब मौका ले हाथ को साबुन से धोते रहना, और थोड़ा अपने अंदर ऊर्जा को बनाए रखने के लिए गर्म पानी, नींबू पानी, काढ़ा, इस सब का यदि उपयोग करें तो कोई कारण नहीं है कि कोरोना बावजूद कहीं न कहीं कुछ कमी रहा है, जिस कारण से कुछ जानकारी का भी अभाव रहा है। लेकिन बड़ा ही तत्परता के साथ, और खास करके बिहार में ठीक है सोशल मीडिया पर भले आता होगा, और जो सत्ता में लोग होते हैं जब ऐसे स्वरूप बनता है तो स्वाभाविक रूप से लाख प्रयास के बावजूद कुछ न कुछ कमी रहेगा, अपेक्षा लोग स्वाभाविक है शिकायत करेंगे। तो सर ऐसे कोरोना महामारी में आप लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी करें, कहाँ से उचित आपको लग रहा है, क्या लग रहा है? हम तैयारी कर रहे हैं ऐसा कुछ बात नहीं है, चूंकि समय यह एक प्रक्रिया है चुनावी, और इस प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। अब रह गया चुनाव आयोग पर निर्भर करता है कि चुनाव आयोग इस हालत में चुनाव करवाती है या नहीं करवाता है, ये चुनाव आयोग का मामला है। स्वाभाविक रूप से जब टर्म पूरा हो रहा है तो एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते हम अपनी तैयारी पूरा किए, तैयारी में लगे हुए हैं। संवैधानिक प्रक्रिया भी है। हाँ, संवैधानिक प्रक्रिया को उत्पादन करना है। तो सर अगर इस बार क्या लग रहा है कि पार्टी आपको भी किसी विधानसभा चुनाव से भेज सकती है? पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी वो तो समय आएगा। आपका क्या विचार, अगर देती है पार्टी तो? क्यों नहीं, पार्टी, हम राजनीति करते हैं और इसी हमारा अभी अब कोई काम भी नहीं है राजनीति के सिवा। हम भारतीय जनता पार्टी के होल टाइमर, और भारतीय जनता पार्टी के हम 2 बार युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी रहे हैं। तो आखिर उम्मीदवार कौन लोग होते हैं जो संगठन के काम से फिर उम्मीदवार नहीं बनने, हाँ बावजूद
इतना भी उतावलापन नहीं है, इतना भी बेचैनी नहीं है कि हमको उम्मीदवारी नहीं मिला तो हम विरोध की भूमिका में आ जाए, नकारात्मक भूमिका में आ जाए। इसकी कहीं गुंजाइश नहीं। मजबूती के साथ और दावेदारी भी रहेगा और नेतृत्व के लोगों को तय करना है कि किनको उम्मीदवार बनाया जाए। सर, अब हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है, ये इंटरव्यू का देख ही रहे हैं, डॉक्टर रोशन कुमार जी का है, तो क्या लगता है सर ये कैसा प्रयास है और आपकी कोई शिकायत या कोई सुझाव? नहीं, ठीक है। केबी स्टूडियो एक अच्छा प्रयास निश्चित तौर पर समाज के विविध क्षेत्र के जुड़े हुए, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे रंगमंच के दुनिया के हों, चाहे धार्मिक समूह के लोग हों, चाहे राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, उनको एक प्लेटफॉर्म, एक अवसर अपनी बात कहने का, अपनी बात को आम जन तक पहुंचाने का एक उचित प्लेटफॉर्म दिया है निश्चित तौर पर केबी स्टूडियो। और खास करके रोशन जी, आप समस्त लोगों को इसके लिए धन्यवाद भी हम देना चाहेंगे। एक अच्छा प्रयास। चलिए सर, केबी स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। केबी स्टूडियो संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।